नमस्कार, ये है कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। 7 साल में 1 लाख का निवेश बन गया 625 करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना, 625 करोड़ रुपए। सुनने में यह असंभव लगता है, इस पर भरोसा करना मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है। ये है बिटकॉइन, जो इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है। कल से आज में ही ये $1000 बढ़ चुका है, कीमत पहुंच गई है $11,000। शायद कल इसकी कीमत और भाग जाए, लेकिन आखिर ऐसा क्या है बिटकॉइन में कि इसके मूल्य में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इतना ज्यादा इजाफा हो रहा है, वो भी इतनी तेजी के साथ। तो क्या ये कोई लॉटरी है, कोई सट्टा है, या फिर ये एक बुलबुला है जो अब फूटेगा तो कईयों को कंगाल कर देगा? आखिर क्या है बिटकॉइन की ये मायावी दुनिया, और क्या इससे वाकई सपनों की दौलत कमाई जा सकती है? इस पर आज हम कर रहे हैं ये खास चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बिटकॉइन माइनर अजीत खुराना साहब, बिटकॉइन एक्सचेंज ज़ेप्पे के सीईओ सौरभ अग्रवाल, और बिटकॉइन पर ढेर सारा अध्ययन और रिसर्च करने वाले बिजनेस मैगजीन निवेश मंथन के संपादक राजीव रंजन। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो पहला सवाल खुराना साहब आपसे ही होगा कि आखिर ऐसा क्या है? सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा था तो $10,000 था, अब जब हम शाम को बात कर रहे हैं $11,000 हो गया है। इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है? बिल्कुल, मैं अपनी वाइफ को कह रहा था कि विपिन जी ने मुझे स्टूडियो बुलाया क्योंकि 10,000 क्रॉस हो गया है। जब मैं स्टूडियो पहुंचा मैंने लगा 11,000 क्रॉस हो गया है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि इतने प्लेयर्स हैं तो हर एक के मन में क्या है वो कहना मुश्किल है। पहला ये कि जो मेरा बिलीफ है, इसके लिए मैंने अपने बिटकॉइन बेचे नहीं $11,000 पे, अब भी नहीं बेच रहा। मुझे लगता है कि इंट्रिंसिकली इसकी जो वैल्यू है वो 11,000 से बहुत ज्यादा है, तो हम कैचअप कर रहे हैं। दूसरा तरीका इसको मानने का ये है कि जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे ये इसके फ्यूचर्स, बिटकॉइन फ्यूचर्स जो लिस्ट होने वाले हैं, उससे बहुत लेजिटिमेसी और बहुत मार्केट की डेप्थ बढ़ जाएगी। इसके लिए जो फॉर्मल प्लेयर्स हैं, जो आज तक दूर रहते थे, उन्होंने भी इसमें निवेश करना शुरू कर दिया। तो आपने जो पहली बात की, चलिए इसका एक फ्यूचर एक्सचेंज बन जाएगा, वो भी बात समझ में आई, लेकिन आपने पहली बात कही कि इसकी अंडरलाइंग एसेट पहले से बहुत ज्यादा थी, पर वो ज्यादा होने का कोई खास कारण? देखिए, यदि आप बोलें कि कोई भी लिस्टेड बैंक जो है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, उसके शेयर की कीमत क्या होनी चाहिए, तो हम उसका अर्निंग देखते हैं, उसको प्राइस बाय अर्निंग से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम उससे और लेवल नीचे जाएं कि उसकी अर्निंग इतनी क्यों है, वो इसके लिए क्योंकि वो इतनी ट्रांजैक्शन करते हैं या उनका इतना अकाउंट वैल्यू है। अगर उस लेवल पे जाके अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन हर एक टाइम जो ब्लॉक माइन होता है या बिटकॉइन ट्रांसफर करते हैं, तो कितना बिटकॉइन ट्रांसफर हो रहा है, उसकी फीस कितनी जमा हो रही है, तो एक प्रकार से ये बैंक के अर्निंग के बराबर की तुलना का वेरिएबल बन जाता है। और वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मुझे लगता है कि अगर आप उसके रेशियो में देखें तो बिटकॉइन $11,000 पे सस्ता है, जबकि $1,000 पे महंगा था। चलिए, तो ये है आपका तर्क खुराना साहब का। राजीव रंजन, क्या कहेंगे आप? जो खुराना साहब ने कहा है कि ये तो एक अंडरलाइंग वैल्यू थी जो पहले एक्सप्लोर ही नहीं हुई थी, अब एक्सप्लोर हुई है तो ये इतना बड़ा दिख रहा है, इसके सामने आपका क्या तर्क है? देखिए, ये खुराना साहब के चेहरे पे जो मुस्कान है, उनके चेहरे पे जो आत्मविश्वास है, मैं उसकी दाद देता हूं। लेकिन ऐसे आत्मविश्वास मैंने बहुत बार देखे हैं। अगर 2011 में आपको याद हो स्पीक एशिया, तो उसमें जो लोग पैसा लगाते थे और उनके पैसे महीने भर में, 2 महीने में, 3 महीने में 2 गुने 3 गुने हो जाते थे, उनके चेहरे पे भी ऐसा ही आत्मविश्वास होता था। और स्पीक एशिया को लेकर के आपको याद होगा क्रिकेट मैच चलते थे तो उसमें उसके विज्ञापन आने लगे थे, एक लेजिटिमेसी उसे मिलने लगी थी, वो एक बड़ी कंपनी के रूप में अपने आप को दिखाने लगी थी, स्थापित होने लगी थी। और उसके बाद जब बुलबुला फूटा तो क्या हुआ हम सबको मालूम है, और उसके सारे कर्ता धर्ता कहाँ फरार हुए हमें आज तक कुछ नहीं पता। अभी हाल में आपने देखा इस तरह की बात आई कि सोशल मीडिया पे आप लिंक्स पे क्लिक कीजिए, आपको पैसे मिलेंगे। उसमें भी वही कहानी, पैसे आपके 2 गुने हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। ये एक शाश्वत कहानी है, हमें बार बार दिखती है, और वित्तीय बाजारों में ये कोई नई बात नहीं है। बहाना कोई भी हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है, चीज़ कोई भी हो सकती है। जिस चीज़ को लेकर का सट्टा चले वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ट्यूलिप के फूल, आपको याद होगा 16वीं सदी में नीदरलैंड में यही कहानी हुई थी, और जेमी डिमॉन ने इसी बात की ओर इशारा किया हुआ है। जेमी डिमॉन जो JP मॉर्गन चेज के CEO हैं, तो वहां भी क्या कहानी थी? सही, आप जेमी डिमॉन का नाम ले रहे हैं, वॉरेन बफे का भी शायद आप नाम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े नाम और ये मान नहीं रहे स्टोरी को। जी, हमारे साथ सौरभ अग्रवाल जुड़ गए। सौरभ, खुराना साहब ने कहा कि अंडरलाइंग एसेट जो थी इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा थी बिटकॉइन की, जो अब बढ़ गई है, पहले एक्सप्लोर नहीं हुई थी, लेकिन इस तर्क को यहाँ पर नहीं मान रहे हमारे साथी राजीव रंजन। लेकिन चलिए, सौरभ अग्रवाल साहब, मुझे लग भी रहा था कि वो तैयार नहीं है। मैं आपके पास आता हूँ अजीत खुराना साहब।
अब जो कह रहे हैं ये कि बड़े बड़े वॉरेन बफे बिलीव नहीं कर रहे इसके अंदर, जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ मानते हैं कि ये चीज विश्वास करने लायक नहीं है। तो आखिर क्या कारण है? दुनिया भर में मान्यता उस लेवल पे नहीं है, भारत में भी हालांकि सरकार ने ये नहीं कहा कि आप इसे हाथ मत लगाइए, उन्होंने कहा अपनी रिस्क पे जाइए, लेकिन मान्यता नहीं दी है। बिल्कुल। तो कैसे विश्वास करें? देखिए, राजीव रंजन जी ने जैसे एग्जाम्पल दिए कि ट्यूलिप था या स्पीक एशिया था या जो भी था, तो वो स्कैम्स थे या पॉन्जी स्कीम थी, लेकिन उसका तर्क वो ये नहीं निकाल रहे कि जो रुपए बने वो रुपए पॉन्जी स्कीम थे। ये मैं सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे जेपी मॉर्गन के जेमी डेमन हो, जेपी मॉर्गन आज अपने वेल्थ क्लाइंट्स को आज की तारीख में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहा है और फैसिलिटेट कर रहा है, चाहे उनके सीईओ ने जो भी कहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बड़ा नया बदलाव जब आएगा तो उसके बहुत रिस्क होंगे। एंड राजीव रंजन जी जहां पे कह रहे हैं कि ये कल फ्लॉप हो सकता है, उससे भी मैं सहमत हूं कि कल इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है। मगर जब भी छोटे बदलाव आते हैं कि ऑफलाइन रिटेल से ऑनलाइन रिटेल आ जाती है, धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं, लैंडलाइन से मोबाइल फोन। जब बड़ा बदलाव आता है तो कुछ लोग समझते हैं कि इतना बड़ा बदलाव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि पैसे करेंसी तो गवर्नमेंट देती है। और वो जब भी नहीं हुआ तो वो पैसा है ही नहीं। ये बात मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि दोनों आउटकम्स निकल सकते हैं, बट मैं अपने पैसे जहां पे सच में लगा रहा हूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं निवेशक हूं, मैंने अपने पैसे सच में लगाए हैं, मैंने बिटकॉइन के फेवर में लगाए हैं। राइट। सौरभ अग्रवाल, तो यही बात कि जब ये करेंसी नहीं है, जब इसको कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कोई बैकअप नहीं है किसी सरकार का, इसके पीछे कोई ऐसी बात ही नहीं है जो इसे इतना वैल्यूएबल बनाती है, जस्ट एक माइनिंग हो रही है कॉइन्स की, ऐसा क्या है कि बिटकॉइन में कोई पैसे लगाए? क्या वो अपने आप को खतरे में नहीं डाल देगा? सौरभ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव, आप बताएं। देखिए, अभी कुछ देर पहले खुराना साहब इसके अंडरलाइंग एसेट्स की बात कर रहे थे, अंडरलाइंग वैल्यू की बात कर रहे थे। और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन अकेली नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज के नाम पे बहुत सारी हैं, उसमें बिटकॉइन सबसे ऊपर है, बाकी भी हैं, ईथर वगैरह, डैश है। लेकिन इन सब के पीछे एक ही कहानी है। अगर कोई इसके अंडरलाइंग वैल्यू की बात करता है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ हंसी आ सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इसके पीछे अंडरलाइंग कुछ है ही नहीं। शून्य, नील बटा सन्नाटा, इसके पीछे जो अंडरलाइंग है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। और अगर शायद आपने मुझे लगता है फार्मविले नाम का एक कंप्यूटर गेम होता था, वो खेला होगा। उसमें भी क्या होता था, खेती करते थे लोग कंप्यूटर पे। इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर पे माइन करते हैं, सिक्के माइन करते हैं गोल्ड माइन के। तो मुझे लगता है फार्मविले जैसा ही एक कंप्यूटर गेम है जिसको कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। राइट। तो चलिए, खुराना साहब यहां पर हंस रहे हैं, लेकिन खुराना साहब मैं समझना चाहूंगा, देखिए आप कह रहे हैं कि माइनिंग में जब एक फीस लगती है, उसके बैकअप में जाती है, इतनी देर में इतना ही एक सिक्का माइन होता है, और ज्यादा लोग इस समय खरीदने को आ गए। शायद दुनिया भर में लोगों को लग रहा है जिस तरीके से इसकी कीमत बढ़ रही है उस तरीके से कि हम इसको आज खरीद लेते तो वैल्यू बढ़ेगी। एक फैक्ट ये भी है कि इसका जो साइज है वो तय है कि 2 करोड़ या 2 करोड़ से कुछ ज्यादा जो भी है, उससे ज्यादा बिटकॉइंस नहीं बन सकते हैं। लेकिन इसमें ये वैल्यू कहां से आएगी? क्या ये चेन है जो कभी टूट जाएगी और जिस दिन टूटी उस दिन नुकसान होगा? चलिए, जो चेन में ऊपर गया उससे फायदा हो गया, लेकिन जो चेन के निचले हिस्से पे आया वो तो नुकसान में जाएगा। देखिए, आप पॉन्जी स्कीम डिस्क्राइब कर रहे हैं और मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं कहता हूं कि ये जो कागज है ना, ये अब करेंसी है, तो इसकी कीमत है 100 रुपए। मैं चाहे अपनी बैठ के कोई भी करेंसी बनाऊं, लेकिन उसका कोई मान्यता नहीं है। जी जी। लेकिन यदि करोड़ों लोग मानने लग गए कि इसकी वो वैल्यू है और इसके एक्सचेंज में आपको 100 रुपए की चीज देने लग गए, तो इसकी वैल्यू बन गई। अभी सरकार लेकिन मान लीजिए क्या इस करेंसी से मैं फ्लिपकार्ट पर या अमेजॉन पे कोई चीज खरीद सकता हूं? ये सेलफोन है मेरा, ये मैंने amazon.in से खरीदा है, बिटकॉइन से। चलिए, ये आपने बिटकॉइन से खरीदा, लेकिन जिस दिन बिटकॉइन को मान्यता दे दी अमेजॉन ने या फ्लिपकार्ट ने और वो दाम बिटकॉइन में लिखने लग गया, उस दिन तो मेरे लिए जैसे $1000 आज बढ़ा तो फोन तो कई गुना महंगा हो जाएगा। आज जो फोन 100 रुपए का था, अगले दिन उसमें 100 गुने की वृद्धि हो जाएगी। देखिए, ये मैं मानता हूं कि बिटकॉइन की जो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है, और उसीलिए हम ये टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, ये रोज की बात नहीं है। जैसे कल 9,500 था, आज 11,000 है। इतना फ्लक्चुएशन रोज नहीं होती है, आज जरूर हुई है। अगर आप पूरे ग्राफ देखें तो जो सडन मूवमेंट्स हैं वो टोटली अराउंड पिछले 10 साल में या 9 साल में लगभग 30 से 50 दिन ही हुए हैं।
पिछले 9 साल में। तो उन 30 से 50 दिन को अहमियत दे, तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसे 30 से 50 दिन आए होंगे पिछले 9 साल में जहां के कोई शेयर बहुत बढ़ गया या घट गया, तो इससे उसकी अहमियत कम हो, मैं नहीं समझता। अगर ये कह रहे हैं कि 0% है, हालांकि जो बिटकॉइन के आलोचक हैं उनकी जो क्रिटिसिज्म है वो मैं मानता हूं कि सही है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि वही पैरामीटर्स पे अगर हम फिएट करेंसी को जैसे रुपये या डॉलर को भी अगर नापें तो वो रुपये और डॉलर तो और कमजोर पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस समय मैं आपको एक 500 रुपए का नोट दिखा सकता हूं जिसपे कि गवर्नर सुब्बाराव ने लिख के साइन करके मुझे दिया है कि मैं वादा करता हूं इसके 500 रुपए लेकिन बिटकॉइन में कोई वादा नहीं है, कोई वादा नहीं है, लेकिन उस 500 की भी कोई कीमत नहीं बची। उस 500 का भी नोट मैं आपको पुराना वाला दिखा सकता हूं, उसकी भी कोई कीमत नहीं चलिए नोटबंदी पे भी नहीं जाते। सौरभ अग्रवाल जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ सॉरी आपको पहले आवाज नहीं गई हमारी। हम यही समझना चाह रहे हैं कि ये जो बिटकॉइन का तहलका समझ गया पिछले 2-3 दिन में, वैसे चर्चा बहुत होती थी, खुराना साहब के साथ पहले भी बातचीत हुई, लेकिन अभी जिस तरीके से बढ़ा है अब बहुत सारे लोग आकर्षित होंगे, लेकिन डर यही है कि ये अगर नीचे आ गया, क्योंकि इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है, भारत सरकार इसके लिए अभी कोई स्पष्ट नियम लेकर आई नहीं है, ना उसे नकार रही है, ना वो ये आपको एक कॉशियस कर रही है कि ध्यान रखिए और अपनी जोखिम पर इसमें काम डालिए, आरबीआई इस पर चुप है, और दुनिया भर में भी थोड़ी बहुत मान्यता है लेकिन कोई करेंसी के तौर पर इसकी मान्यता नहीं है। तो आज अगर आप इसमें अपने हाथ डालेंगे तो हाथ जलाने जैसा काम है। मेरा मानना है कि बिटकॉइन आज से 8 साल पहले 1 सेंट होता था, फिर $1 हुआ, फिर $10, $100, $1000, अब $10,000। तो ये प्राइसिंग ऐसी है विच इज़ डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। आज दुनिया भर के लोग इसके बारे में समझ रहे हैं, इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब इनको इसके अंदर में घुसना है, तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेंगे। एक्सेप्ट कर रहे हैं लालच है, सौरभ एक्सेप्ट कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि इससे बहुत क्विक मनी कमाया जा सकता है? सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, ये एक्सेप्टेंसी है या क्विक मनी के लिए थोड़ा लालच है? नहीं ऐसा कुछ लोग हैं डेफिनेटली जो ये सोचते हैं कि जो आज घुस रहे हैं वो ये सोचते हैं कि इससे इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में हम बहुत पैसा कमा लेंगे, जो कि गलत है। उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी और अल्टरनेट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ में पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे तो ऑब्वियसली आपके रिस्क बढ़ जाता है और चांसेस ऑफ लूजिंग मनी बढ़ जाती हैं। और बिटकॉइन और अल्टरनेट क्रिप्टो करेंसी जितनी भी हैं उसके अंदर में आपको उतना ही पैसा डालना चाहिए जितना कि आप आपकी पूरी वेल्थ तो डालेंगे नहीं, 1 से 5% जितना आपका रिटेल इन्वेस्टमेंट जो अलाउ करता है उतना आपको इसमें डालना चाहिए। दैट इज माय सजेशंस एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल द यूजर्स। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें एक अपना एक हिस्सा डालना चाहिए, लेकिन देखिए जहां आप करते हैं, चाहे आप शेयर बाजार में करें, कमोडिटी में करें, गोल्ड में करें, कोई रेगुलेट कर रहा होता है, कोई इस चीज के लिए आगे पीछे जिम्मेदार होता है, लेकिन यहां तो कोई ऐसी चीज है नहीं। यही ब्यूटी है इस चीज़ की कि आज के जो ज़माना है या आगे जाने वाले ज़माना में डिसेंट्रलाइज नेटवर्क एंड डिसेंट्रलाइज लेजर सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। जैसे कि ऊबर के आने के पहले टैक्सी एसोसिएशंस होती थी और ऊबर आने के बाद में अब टैक्सी एसोसिएशंस की ज़रूरत नहीं है। लोग बाग रेटिंग्स के ऊपर में डिसाइड करते हैं कि उन्हें, फॉर एग्जाम्पल एयरबीएनबी, तो रेटिंग्स पर डिसाइड करते हैं उनको कौन सी होटल्स में रुकना है। ऊबर आने के बाद में टैक्सीज़ की ज़रूरत नहीं, पीपल कैन डिसाइड कि उनको कौन सी गाड़ी में बैठना है। सिमिलरली एक ये ऑल्टरनेट एसेट क्लास है जिसके अंदर में लोगों की वैल्यूज़ वो खुद लोग डिसाइड कर रहे हैं। उन्हें कोई रेगुलेटर्स, ऑफ कोर्स, और गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही हैं इसे, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही हैं। जापान ने इसे ऑलरेडी एक लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया है। वहाँ पे जाके आप इसे एक पेमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, होटल्स में पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ से कॉफ़ी खरीद सकते हैं। इवन इन यूरोप एंड यूएस अगर आपको एक्सचेंजेस रन करने हैं तो आपको लाइसेंसेस लेना पड़ रहा है। विदाउट दैट दे कैन नॉट रन एक्सचेंजेस। सिमिलरली आज नहीं तो आज के कुछ टाइम बाद इंडियन गवर्नमेंट विल कम आउट विद रेगुलेशंस, वेदर दे विल डिसाइड उनको क्या लेवल पे इसका रेगुलेशन लाना है, आई एम श्योर वो खुद डिसाइड करेंगे, बट दैट विल ऑल बी इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर्स। राइट। और उस समय लगता है कि जो सरकारें भी हैं दुनिया भर में वो अभी तक स्थिति साफ नहीं कर पाई है, वो भी नहीं समझ पाई है कि इसको मान्यता दी जाए या ना दी जाए, तो शायद सामान्य लोगों के लिए और थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है क्योंकि बिटकॉइन जिसकी कीमत दिन दुनी और रात चौगनी बढ़ रही है, क्या आगे और बढ़ेगा? क्या होगा आगे? क्या इससे बच के रहना चाहिए या इसमें निवेश भी किया जा सकता है? यहीं पे ये बात होगी। और लोग क्या कहते हैं, सारी बातें शॉर्ट से ब्रेक के बाद। तो बिटकॉइन मौका है या धोखा, इस पर हो रही बात, क्योंकि कीमत जो है वो
सरपट भाग रही है 10,000 से 11,000 डॉलर सुबह से शाम के अंदर, और बाकी 1 लाख के 625 करोड़ जो हिसाब हमने आपको शुरू में बताया 7 साल के अंदर, तो वाकई सपने जैसी बात लगती है। बहुत ही बढ़िया बातचीत चल रही है, सारे मेहमान हमारे साथ हैं, तो उनसे चर्चा आगे बढ़ाए। इससे पहले हम सुनाना चाहते हैं कि लोगों से जब हमने पूछा कि बिटकॉइन को लेकर आपकी क्या राय है, तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जब से बिटकॉइन बहुत फेमस हुआ था तब से मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, और पिछले 1 साल में जो ग्रोथ हुआ है इसकी वैल्यू में, तो बाकी बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी खरीदना चाहता था, बट थोड़ा सा डाउट रहता है कि मतलब इसका वैल्यू हमेशा रहेगा कि नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मतलब ये एक कोई फिजिकल नहीं है, ये सब इंटरनेट पे है। कुछ मेरे फ्रेंड्स ने इन्वेस्ट करा है इसमें अभी, एंड दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर पास्ट आई थिंक 4 months। थोड़ा रेगुलेट हुआ तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक सो एक्सपेंसिव, अभी मैं नहीं इसमें पैसा डाल सकती। मैंने सुना है बिटकॉइन के बारे में, पढ़ा भी है, बट आज तक कभी इन्वेस्ट नहीं किया है। मेनली रीज़न ये है कि नया नया अभी आया है, रिस्की लगता है थोड़ा, पता नहीं पैसा जाएगा, डूब जाएगा या क्या होगा, सो इसलिए कभी इन्वेस्ट नहीं किया है। बट सिंस क्योंकि अभी अच्छा चल रहा है तो मैं भी इन्वेस्ट करना चाहूँगा, बट मुझे पता नहीं इन्वेस्ट करते कैसे हैं, तो अगर कहीं से ये पता चलता है कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है तो मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा। करना सब चाहते हैं, इन्वेस्ट क्यों ना, जिस तरह से बढ़ रहा है हर कोई करना चाहेगा, लेकिन रिस्क, सबने बोला रिस्क जो है उससे डर लगता है। यहाँ पे अजीत साहब, क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर? इसके 3 बड़े रिस्क हैं, और इनमें से एक भी अगर पूरे मानने से सामने आया तो बिटकॉइन की वैल्यू 0 भी हो सकती है। पहला रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क, मतलब अगर गवर्नमेंट्स को यह डर लगे कि हम पैसे पे कंट्रोल खो रहे हैं तो मियर पोजेशन ऑफ बिटकॉइन पे हम आपको जेल कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास ड्रग्स हो या हथियार हो तो आप नहीं रख सकते बिटकॉइन। अगर ऐसा पोजीशन लिया, ये सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरी रिस्क है क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी रिस्क, क्योंकि हम जब बिटकॉइन स्टोर करते हैं तो प्राइवेट की यानी कि एक प्रकार के पासवर्ड से स्टोर करते हैं। अगर टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफी की उस पॉइंट पे चली गई कि मेरे पासवर्ड गैस हो सके तो लोग मेरे बिटकॉइन ले जाएंगे और मैं किसी को कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई रेगुलेटर नहीं है। आपको एक बात बताऊं कि वो जब पॉइंट आएगा तब सिक्योरिटी इतनी कम हो जाएगी जितनी आज नेट बैंकिंग की है, वो आप जरा समझिए फर्क को। और तीसरा टेक्नोलॉजिकल रिस्क ये है कि लोग जैसे कह रहे थे कि हमें डाउट है, शक है, जब लोअर लेवल कंज्यूमर 100 रुपए 1000 रुपए देके अंदर आने लग जाए तब मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि वो क्या अपने बिटकॉइन समेट भी पाएंगे, वो रखेंगे कहां पे, वो वॉलेट फीस, ट्रांजैक्शन फीस को समझेंगे किस तरह। उस समय उन पे बहुत सारे स्कैम और पॉन्जी स्कीम जो कि इन द पास्ट हो भी चुकी हैं, वो मेरे को लगता है और बढ़ेंगी। राइट, तो यहां तक बिटकॉइन का सफर आ गया, लेकिन जो बात अजीत साहब कह रहे हैं उसके होने के चांसेस पूरे हैं, इसलिए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता इसके भविष्य को लेकर। इसीलिए हम ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वो गोल्डन वर्ड्स होंगे जो तीनों मेहमानों से पूछेंगे कि करना क्या चाहिए आपको इसके अंदर, क्या आपको इसमें जाना चाहिए या फिलहाल इससे दूर ही रहना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को करेंगे कंक्लूड। तो बिटकॉइन मौका है या फिर धोखा, इस पर हो रही है खास चर्चा, क्योंकि इस वक्त बिटकॉइन ने मचा रखा है काफी हल्ला हंगामा, कीमत बढ़े जा रही है इसकी बेतहाशा। तो हमारे सभी मेहमान, अब सबसे संक्षिप्त में छोटी छोटी टिप्पणी लेना चाहूंगा कि फाइनली करना क्या चाहिए और क्या इसमें आप निवेश कर सकते हैं या इससे दूर ही रहें, क्योंकि अभी इसको लेकर कोई एश्योरेंस ना सरकार की तरफ से है ना आरबीआई की तरफ से, जहां तक भारत की बात है। तो यहां पर सौरव अग्रवाल साहब, शॉर्ट में बिल्कुल संक्षिप्त 30 सेकंड्स बताइए, क्या इसमें हाथ लगाना अच्छा है या फिर अभी जिनके पास बहुत पैसा है वही इसमें आए, कम से कम रिटेल वाले लोग तो हाथ ना लगाएं? मेरे हिसाब से चाहे वो रिटेल हो या बिग इन्वेस्टर्स हो, हर एक जन को बिफोर इन्वेस्टिंग इसके बारे में समझना चाहिए, अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, और फिर जब उनको एक लेवल पे लगे कि उनको एक नॉलेज है, फिर बहुत छोटे अमाउंट से चालू करना चाहिए, एक कंफर्ट लेवल आना चाहिए, एंड हर महीने एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रेदर देन ट्राइंग टू गेट लोड कि आज रातों रात में बहुत ज़्यादा पैसा डाल दूँ और कल मेरा डबल हो जाएगा। सेकेंड चीज़, जो लोग इनको प्रॉमिस कर रहे हैं फिक्स रिटर्न्स, हाई रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट, ऐसी कोई भी स्कीम के अंदर में प्लीज़ उनको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन खुद तो कुछ प्रॉमिस करता नहीं है। बिटकॉइन ने आज तक किसी को कोई भी रिटर्न प्रॉमिस नहीं किया, वो लोग कर रहे हैं। सो बेटर है आप उन सब चीज़ों से दूर रहिए। सतर्क हैं। राजीव रंजन साहब, 30 सेकंड से आपकी सलाह। देखिए, इन्होंने कहा कि बिटकॉइन किसी को प्रॉमिस करता नहीं। दरअसल बिटकॉइन की तरफ से कोई एक अथॉरिटी है ही नहीं जो प्रॉमिस करे, तो सवाल ही नहीं उठता कि मतलब प्रॉमिस करेगा भी तो कौन करेगा, उसके पीछे कोई है ही नहीं। अगर इसे देखें तो ये ना एसेट है, ना कमोडिटी है, ना करेंसी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हवाई चीज़ है, एक बुलबुला है, किसी भी दिन फूटेगा। जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं वो जितनी जल्दी हो सके पैसे निकाल करके घर ले आएँ, अगर निकाल पाएँ तो। जी, बुलबुला है, फूट जाएगा। फाइनल वर्ड्स आपके अजीत जी।
देखिए, इसमें कोई अथॉरिटी या सेंट्रल रेगुलेटर नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इसको मैं बिटकॉइन का पॉजिटिव मानता हूं। मैं अन्य दो एक्सपर्ट्स की तरह लोगों को सलाह नहीं दूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा मैं क्या करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि मैं समझ गया हूं कि क्या रिस्क है और उस रिस्क के मुताबिक ये जीरो वैल्यू भी हो सकती है, ये मैं जानता हूं। ये जानते हुए मैंने ये माना है कि इसकी मान्यता बढ़ती जाएगी, इसे सरकार बहुत एडवर्स व्यू नहीं लेगी, इतनी नहीं लेगी कि बोलेगी कि आप खरीद ही नहीं सकते या रख नहीं सकते। ये जानते हुए मैं समझता हूं इसकी वैल्यू काफी बढ़ेगी, इसलिए एक, मैं बेच नहीं रहा, और दूसरा, शायद मैं और खरीदूंगा। चलिए, तो यहां पर तीन सलाह आ गई। एक ने कहा बुलबुला फूटेगा, एक ने कहा अपना मेरा एक्सपीरियंस है, और बाकी जो सौरभ ने कहा कि थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, कोई गारंटी एट द एंड नहीं है। मैं बोलूंगा माया है तो माया के साथ हमेशा खतरा जुड़ा रहता है। अब आपको निर्णय लेना है कि आप माया के साथ जाएंगे, उस खतरे के साथ जाएंगे, या नहीं आप अपनी चीजों में ही संतुष्ट रहेंगे। तो उम्मीद हम करते हैं कि आगे ये जो भी होगा बिटकॉइन का, आज हम 11,000 पे बात कर रहे हैं, आगे बहुत वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन खतरा इसमें हमेशा बना हुआ है जब तक भारत सरकार या आरबीआई इसके लिए कोई साफ गाइडलाइंस नहीं देती। तो चलिए, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी का इसमें भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।